हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज मैं महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो है काला पानी विवाद, यानी इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। पहली बात यह कि करंट अफेयर्स में अगर जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में ये हेल्पफुल रहेगा। स्टेट पीएससी में भी जीएस के पेपर में इससे हेल्प मिलेगी, जैसे कि यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 4 है और है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो इस तरह के सिलेबस को कवर करेगा। इसके अलावा जो लोग वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये काला पानी हमारे काला पानी की सज़ा से बिल्कुल डिफरेंट है। ये काला पानी एक जगह है और वो काला पानी एक सज़ा थी जिसके तहत कैदियों को सेलुलर जेल, यानी जो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल है, वहाँ पे बंद किया जाता था। सेलुलर जेल का मतलब था कि एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल आइसोलेटेड है, यानी बिल्कुल अलग है। एक कैदी दूसरे कैदी से मिल नहीं सकता था, इसीलिए इसका नाम सेलुलर जेल पड़ा हुआ था। आज इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज ये जेल सुनाती है। मैं जिस काला पानी की बात कर रहा हूँ वो भारत नेपाल की सीमा पे स्थित एक जगह है और ये सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, भारत की, नेपाल की और चीन तिब्बत की। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए हमने द हिंदू के एक एडिटोरियल को रेफरेंस में रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ। असल बात ये विवाद बहुत पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था कि भारत की तरफ से कैलाश मानसरोवर के लिए जो लिंक रोड है उसका उद्घाटन किया गया, जिस पर नेपाल ने विरोध दर्ज जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को पिथौरागढ़ और धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली एक सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ये दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति यहीं से उत्पन्न हो गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने बयान जारी करके बोला कि भारत नेपाल के बीच चली आ रही वर्षों पुरानी दोस्ती में तनाव हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत के वायरस से ज़्यादा खतरा है चीनी वायरस के कंपैरिजन में। दरअसल इसमें क्या हुआ, पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया तो उसको लागू करने के लिए एक आदेश पारित हुआ। उसके बाद नवंबर 2019 में भारत ने अपना एक नया भौगोलिक नक्शा जारी किया जिस पे नेपाल को आपत्ति है। इसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के नए इस नक्शे पर आपत्ति जताते हुए ये भी कहा कि काला पानी इलाके से भारत को अपनी फौज हटा लेनी चाहिए। नेपाली प्रधानमंत्री ओली का दावा है कि नेपाल, भारत और तिब्बत की ट्राई जंक्शन पे जो स्थित ये एरिया है काला पानी, वो उनके क्षेत्र में आता है। इस विवाद को विस्तार से समझने के लिए थोड़ा हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि पुराना भारत और नेपाल का संबंध कैसा रहा है और कब कब इस विवाद को सुलझाने के लिए कोशिश की गई है। सबसे पहले जान लें कि कैलाश मानसरोवर जो कि चीन का हिस्सा है, वहाँ तक जाने के लिए कुल 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है एक नाथुला दर्रे से जो कि सिक्किम राज्य में है। दूसरा आप नेपाल के काठमांडू से भी जा सकते हैं। तीसरा है लिपुलेख दर्रा जो बहुत ही ट्रेडिशनल रूट है जो उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र में है। ये तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। चूँकि इस रूट पे मोटराइज्ड रोड नहीं था तो लोग पगडंडियों के सहारे ट्रैकिंग करते हुए जाते थे। जिन तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती थी वो इसी रास्ते से जाते थे। तो अब देखते हैं क्या है विवाद। तो दरअसल 31 अक्टूबर 2019 को, जैसा हमने पीछे बताया, कि जम्मू कश्मीर के विभाजन का आदेश लागू होने पर भारत ने नवंबर में एक अपना भौगोलिक नया नक्शा जारी किया जिस पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज कराई। अब क्या हुआ, नेपाल का कहना है कि उसके क्षेत्र में होने के बावजूद काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 क्षेत्र, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इन क्षेत्रों को भारत ने अपने नक्शे का हिस्सा बनाया है। जबकि भारत का कहना है कि उसका जो नक्शा है वो पूरी तरह से संप्रभु क्षेत्र का सही चित्रण है और भारत ने इसमें से नेपाल के साथ सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया है, यानी ये नया नक्शा पुराने नक्शे के अनुरूप ही है। अब आप मैप में देख सकते हैं कि हमने एक सर्कल से दर्शित किया है कि काला पानी एरिया है कहाँ।
वहाँ पे एक काली रिवर थी। काली रिवर के पास का एरिया ही काला पानी का एरिया है, उसको हम विस्तार से अभी देखते हैं। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले सुगौली संधि समझना पड़ेगा, जो कि नेपाली नरेश और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 1816 में हुआ था। इस संधि के अनुसार क्या था कि नेपाल का नियंत्रण था बहुत सारे हिस्सों पे, उसको नेपाल को छोड़ना था। यानी नेपाली राजा ने युद्ध में जीत करके अंग्रेजों से कुछ एक एरिया हासिल कर लिया था। वो था पूर्वोत्तर का सिक्किम राज्य, यानी सिक्किम का कुछ रियासतें, और पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र शामिल था। और काला पानी इलाके से होकर बहने वाली एक महाकाली नदी नेपाल और भारत की सीमा उस समय निर्धारित की गई। वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री थी। अब सबसे बड़ा विवाद का कारण क्या है? काली रिवर का उद्गम, क्योंकि इंडिया उसको एक अलग स्थान से मानता है जबकि नेपाल उसको एक अलग स्थान से मानता है। जबकि ब्रिटिश ऑफिसर जो सर्वे किया था उसने उसका उद्गम स्थान भी चिन्हित कर दिया था, और उसमें से बहुत सारे स्थलों पर उसकी सहायक नदियां जो मिलती हैं उसको भी उसने दर्शाया था। चूँकि काली नदी के उद्गम के बाद उसकी जो मेन जलधारा है उससे पूर्वी क्षेत्र नेपाल का है, पश्चिमी क्षेत्र भारत का है, तो इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था। अब थोड़ा सा सुगौली संधि से पहले का इतिहास देखते हैं। सुगौली संधि से पहले असल वक्त क्या था कि जितने भी नेपाली राजा थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और ब्रिटिश भारत के जो हिस्से थे उस पर छापेमारी करके अपने कब्जे में ले लेते थे, यानी रेड डालते थे जगह जगह। और इस प्रकार सुगौली संधि से पहले नेपाल साम्राज्य जो है सतलज नदी तक फैला हुआ था। लेकिन 1816 में अंग्रेजों ने नेपाली साम्राज्य को, यानी नेपाली किंगडम को हरा दिया। हराने के बाद में एक संधि हुई जिसका नाम था सुगौली संधि। तो संधि में यह निश्चित हुआ कि काली नदी, जो आजकल महाकाली नदी के नाम से जानी जाती है, उसके पश्चिम में नेपाल साम्राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। अर्थात काली नदी जो है ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य की सीमा रेखा होगी। अब जो काली नदी है उसके पश्चिम में जो भी भूभाग आएगा उस पर नेपाली साम्राज्य का कोई हक नहीं होगा। इसके अलावा नेपाली साम्राज्य का जो भी उत्तराधिकारी आएगा वो उत्तराधिकारी राजा भी इस जमीन पर अपना आधिपत्य कभी भी क्लेम नहीं करेगा, कभी भी उसका दावा नहीं करेगा। ये सुगौली संधि थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई तो इस क्रांति को दबाने के लिए नेपाली किंगडम ने ब्रिटिश सेना की मदद की। उस समय नेपाल का नरेश था जंग बहादुर राणा। तो अंग्रेज उससे खुश होकर के ब्रिटिश भारत का कुछ हिस्सा, जिसमें आज का नेपालगंज और कपिलवस्तु का कुछ हिस्सा शामिल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस समय अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत का जो काला पानी था, गढ़वाल था और कुमाऊं का हिस्सा, वो नेपाल को कभी भी नहीं दिया, क्योंकि उनको व्यापार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। और काला पानी एरिया में ही जो लिपुलेख दर्रा था उसी का इस्तेमाल करके वो चीन और तिब्बत के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं उस समय के नक्शे में किस तरह से इसको जगह मिली थी, यानी काला पानी को किस तरह से दर्शाया गया था। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1764 में, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा गठित किया गया था। इसके गठन के पीछे उनका उद्देश्य था कि जो भी उनका एरिया है उसको संगठित किया जा सके। इसलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा गठित किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि सर्वे करे, सर्वेक्षण करे और मैप बनाए। तो 1870 के बाद से लेकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने लिपुलेख से लेकर के काला पानी तक का जो भी क्षेत्र है वो ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में दर्शाया है। अब इसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद कुछ समय तक नेपाल में राणा शासकों का शासन रहा। उसके बाद भी उन लोगों ने कभी भी इस मैप पे कोई आपत्ति नहीं जताई। 1954 में जब भारत और चीन के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ तो उस समझौते में बहुत सारे दर्रे शामिल थे, जिसमें से भारत और चीन के बीच व्यापारिक इस्तेमाल के लिए किया जाना था। उसमें से लिपुलेख दर्रा भी एक था, जिसकी पुष्टि यानी रिअफर्म किया गया था 2015 में। तब भी किसी की तरफ से कोई इस पे विवाद नहीं था, न तो नेपाल ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज किया, न तो चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया। अभी हमने पीछे बताया था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है 3 रूट थे। एक रूट था जो सिक्किम राज्य से होकर के जा सकते थे, दूसरा काठमांडू से, तीसरा लिपुलेख दर्रे से।
लिपुलेख दर्रे का जो रूट है वो 1981 में चीन ने भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खोला। ये एक बैकग्राउंड का ब्रीफ था, तो जिसको हम एक बार और समराइज भी कर देते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि सबसे पहले सुगौली संधि से पहले नेपाली किंगडम जो थे वो लोग छापेमारी से भारत के बहुत सारे हिस्से को, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, उसको अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सीमा का विस्तार सतलज रिवर तक के एरिया में कर लिया था। फिर अंग्रेज़ों ने जब इनको 1816 ईस्वी में हराया तो उसके साथ एक समझौता हुआ जिसमें इनको ये सभी एरिया छोड़ना पड़ गया और काली नदी को ही दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा बनाया गया। यानी उस काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश भारत का भाग होगा, जबकि उसके पूर्वी क्षेत्र पे नेपाल का कब्जा होगा। इसके अलावा जब 1857 में भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हुई तो उस क्रांति को दबाने में नेपाली राजाओं ने सहयोग किया। किसका? ब्रिटिश का। तो नेपाल द्वारा ब्रिटिश सेना के सहयोग के कारण अंग्रेज खुश हो गए। तो खुश होने के बाद उन्होंने कुछ एरिया दे दिया किसको? नेपाल को। वो कौन सा एरिया था? वो एरिया था नेपालगंज और कपिलवस्तु। लेकिन उन्होंने उस समय भी न तो काला पानी एरिया इनको दिया, न ही लिपुलेख का एरिया दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था और वो चीन और तिब्बत से व्यापार के सिलसिले में लिपुलेख दर्रे का ही इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसी कारण से काला पानी का क्षेत्र कभी भी ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल को नहीं सौंपा। इसके अलावा इस बात के भी पूरे प्रमाण हैं कि ब्रिटिश इंडिया ने जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का गठन किया था उसके भी मैप में, यानी उसके मानचित्रावली में हमेशा से काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये सब एरिया जो है भारत का भाग रहा है, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है। तो अचानक से ये विवाद उठा कैसे? तो इसके पीछे भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन का हाथ है, क्योंकि चीन की सह पे ही नेपाल ने इस मुद्दे को तूल दिया है। अब क्या है कि नेपाली प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए बहुत सारी मांगे उनकी पार्टी के लोग, जबकि नेपाली जनता कर रही थी। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल इश्यूज उठाया, राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा और उसका उपयोग भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उनकी कुर्सी बच सके। इसी बीच नेपाली जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बहुत सारे एरिया को, विवादित क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दर्शाया है। नेपाल का ये रवैया भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आएगा उस प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इस एरिया को छोड़ करके नेपाल का दूसरा नक्शा जारी कर पाए, क्योंकि नेपाल में ये राष्ट्रवाद की पहचान के रूप में उभर के आ गया है। तो नेपाली जनता हमेशा से ये सोचेगी कि जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा उसे इस मुद्दे पे समझौता नहीं करना चाहिए। काला पानी विवाद का मेन कारण है चाइनीज कनेक्शन। इसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, जिसके बाद भारत ने एक नया भौगोलिक नक्शा जारी किया। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई और विवाद यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ये विवाद तूल तब पकड़ा जब रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री ने 8 मई 2020 को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नए नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्र का सटीक चित्रण है और पड़ोसी के साथ सीमा को संशोधित नहीं किया गया है। इसके अलावा इसका पॉलिटिकल कनेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। 1996 में जब काला पानी इलाके में संयुक्त विकास के लिए एक महाकाली संधि हुई, उसके तुरंत बाद ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने काला पानी पर अपना दावा करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेपाली चुनाव में काला पानी मुद्दा नेपाल के दलों के लिए बहुत एक हॉट टॉपिक मिल गया। उन्होंने इसको बार बार उठाया। इस मुद्दे को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया और चीन की जो नीति है भारत को घेरने की है और इसी वजह से वो पर्दे के पीछे इस मुद्दे को हवा दे रहा है। अभी कोरोना वायरस के चलते चीन की चारों तरफ बदनामी हो रही है और उसकी संदिग्धता पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसे में चीन अपने को डिफेंड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहा है। उसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन भी बना रहा है और उसकी ये कोशिश है कि नेपाल उसके पाले में हो, जिससे भारत से निपटने में उसे आसानी रहे। इसके अलावा चीन जो है नेपाल में अरबों रुपए का निवेश कर रहा है
और नेपाल भी चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना में शामिल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत पुराने हैं, पारंपरिक हैं। इसके अलावा बहुत सारा बेटी रोटी का संबंध है, यानी वैवाहिक संबंधों द्वारा भी बहुत सारा नेपाली रिश्ते भारत में और भारत के रिश्ते नेपाल में हैं। इसके अलावा धार्मिक संबंध हैं। अब चीन के कितने भी कोशिश के बाद भी नेपाल को भारत पर से जो अपनी निर्भरता है उसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उर्वरक, बहुत सारे दवाएं, बहुत सारी पेट्रोलियम पदार्थ सभी तो भारत से जाता है। अब देखते हैं कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है काला पानी क्षेत्र। चूँकि भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित काला पानी का इलाका है, इसीलिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसको अपने नक्शे में दिखाता है। उत्तराखंड बॉर्डर पर नेपाल, भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित काला पानी करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का कहना है कि यह इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। उधर नेपाल का कहना है कि यह इलाका उसके दार्चुला जिले में आता है। वर्ष 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद में इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। ये सामरिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत जो है चीन पर नज़र रखने के लिए इसी एरिया में स्थित लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत चीन पर नज़र रख पाता है। इस प्रकार काला पानी इलाके का लिपुलेख दर्रा जो है चीनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो बनाया गया पिथौरागढ़ धारचूल से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया गया, उससे कितना फ़ायदा होगा, यानी जो तीर्थयात्री हैं उनका कितना समय बचेगा। तो मानसरोवर कैलाश की यात्रा पे जाने वाले लोग अब 3 हफ्ते की बजाय 1 हफ्ते में ही अपनी यात्रा पूरा कर पाएंगे। यह लिंक रोड घियावागढ़ से निकलती है और लिपुलेख पास से होती हुई कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार पर ही समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं कि विवाद के कारण दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह की कड़वाहट आ रही है। तो सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब नेपाल ने विरोध दर्ज कराया और हाल ही में नेपाली सरकार ने एक नया मानचित्र भी जारी कर दिया, जिसमें काले पानी एरिया को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। इसके अलावा नेपाल ने काला पानी क्षेत्र में नेपाली सेना को तैनात कर दिया है और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि नेपाली सेना के डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काफ़ी विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायरस चीनी वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, यानी इंडियन वायरस लुक्स मोर लेथल दैन दी वन फ्रॉम चाइना। इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं बिटवीन कंट्री वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी तरह से भारतीय आर्मी चीफ ने भी अपनी तरह से बयान जारी किया और लगातार पड़ोसी देशों के साथ इस तरह की बयानबाजी से जो है शत्रु देश है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसके पीछे नेपाल के राजनीतिक पार्टियों का सत्ता में बने रहना भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, क्योंकि केपीएस ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग बार बार उठाई जा रही है, जिसका जिक्र हमने पीछे भी किया था। तो उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा भारत के खिलाफ उठाया और अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन इससे भारत नेपाल के रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट आ गई। तो ये किसकी कीमत पे उन्होंने इस तरह की कुर्सी बचाई? अपनी भारत नेपाल के संबंधों की कीमत पर। तो ये था काला पानी विवाद और भारत नेपाल संबंध, आज का महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दा। इसी के साथ करंट अफेयर्स के इस टॉपिक को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक नए चर्चित मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।